वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में विज्ञान के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान के जितने भी वीवीआई यानी कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाला हूँ। आप लोग अगर 29 फरवरी को पेपर देने वाले हो विज्ञान का, तो उस विज्ञान के पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे वो सारे के सारे यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि महामैराथन क्लास है बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। महामैराथन क्लास ले आया हूँ ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है छूटने ना पाए। यानी कि एमसीक्यू से बहुविकल्पी प्रश्नों के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 20 में 20 नंबर आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। तो यह वीडियो देखने वाले सभी छात्र को यहाँ पे 20 में 20 नंबर मिलेगा बहुविकल्पी में, क्योंकि इस महामैराथन क्लास में मैं 60 से 80 क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा बहुविकल्पी का कि इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुविकल्पी के यहीं से आपके पूछे जाएंगे, यानी कि 20 के 20 क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लिए और अच्छे से इसको तैयार कर लिए तो मेरी गारंटी है कि यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके लड़ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। यानी कि 29 फरवरी को आप जो देने जाओगे पेपर, उसमें सारे के सारे प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यह वीडियो वही बच्चे, यानी कि 29 फरवरी को जो पेपर होगा, अगर 20 में 20 आप पाना चाहते हो तभी ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो वीडियो पूरा अंत तक देखेगा उसको 20 में 20 पूरा मिलेगा, 20 नंबर में 20 नंबर मिलेगा, क्योंकि सारे प्रश्न यहीं पूछे जाने हैं। तो चलिए महामैराथन क्लास बहुविकल्पी का हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी बच्चे अगर इस वीडियो को 28 फरवरी की रात्र में देख रहे हैं या 29 फरवरी की सुबह देख रहे हैं 3 से 4-5 बजे के अंदर 6 बजे तक, तो ये वीडियो पूरा का पूरा देख के जाइएगा। हो सकता है आपको इसमें से सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाए, क्योंकि थोड़ी ही देर में पूरा तैयार नहीं हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वही प्रश्न जो आपके दिमाग में हो, यहाँ से देख के गए हो, वही वो आपको हूबहू मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप कर लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कौन कौन से। देखिए, पूरी किताब से यहाँ पे हम बताएंगे, पूरी किताब से जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन को बताएंगे। यहाँ देखिए, शीष्ट फल यानी कि नींबू संतरा आदि में ... उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। किसके कारण से? तो यहाँ पे आपको आंसर देखने के लिए देखिए, यहाँ पे दिया है एसिटिक अम्ल, एस्ट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, और इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, सिस्ट्रिक फल यानी कि नींबू संतरा आदि खट्टे फलों में सिस्ट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, यानी कि क्या होता है? सिस्ट्रिक फल, ये वाला हो जाएगा सिस्ट्रिक अम्ल, इसका सही हो जाएगा सिस्ट्रिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन में है ए में 7, बी ऑप्शन में है 7 से कम, सी ऑप्शन में है 7 से अधिक, और डी ऑप्शन में है 0। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, जिसका मतलब इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे तीसरा। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ पे अम्लीय परमाणु की संख्या है 2। पहले ऑप्शन में है 2, बी वाले ऑप्शन में 1, सी वाले ऑप्शन में 3, डी वाले ऑप्शन में क्या है? 0। तो यहाँ पे नीचे पढ़ के देख लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ए वाला 2। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। ऑप्शन ए में है पीला, ऑप्शन बी में है नारंगी, सी में है भूरा, डी वाले में है अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पे क्षारीय, यहाँ देखिए सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा होता है, यानी कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग क्या होता है? भूरा। अब आप इधर देखिए, ये वाला पांचवा है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या उभय धर्मी होता है। तो यहाँ नीचे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है? तो यहाँ पे दो टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, और दूसरा पूछा जाएगा एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया है, बी में 2 दिया है, सी वाले में 3 दिया है, और डी वाले में 4 दिया है। तो यहाँ पे नीचे है एसिटिक अम्ल CH3COOH में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2, यानी कि 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो ऑप्शन पे अम्लीय वर्षा के जल का प्रभाव पीएच मान पर क्या असर पड़ता है? तो यहाँ देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का प्रभाव पीएच मान यानी कि 5.2 होता है। तो इस ऑप्शन में सही है 5.2, ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, H2SO4 विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 क्या है? अम्लीय है। तो H2SO4 विलयन एक अम्लीय
अम्लीय विलयन है या अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 7 से कम, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0, 1, 7 या 14। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान हमेशा क्या होता है, 7 होता है, क्योंकि जल क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा यहाँ से। अगला है यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है क्लोरीन, तांबा, जस्ता यानी कि जिंक और सल्फर। तो इसमें सही हो जाएगा जिंक, क्योंकि Zn+2Na देखिए यहाँ अपक्रिया कराया जा रहा है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे देखिए क्या निकलता है, गैस, कौन सी गैस निकलती है, H2O, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है अपक्रिया। यहाँ पे देखिए धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। तो इसमें जो होगा वही लगा दें, कि बी वाले ऑप्शन में Na2CO3 10H2O है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए अम्लीय यानी कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण होते हैं, निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन से होते हैं, जिसमें H2 की H की उपस्थिति होती है वही होता है। तो इसमें H की उपस्थिति किसमें, इस वाले में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अम्लीय लवण की क्या हो जाएगा, NaHSO4, ठीक है, यही वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखिए विस्थापनीय H की उपस्थिति के कारण NaHSO4 एक अम्लीय लवण है, शेष समस्त लवण सामान्य लवण है, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन यानी कि H2 उपस्थिति करती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, H2 की उपस्थिति करता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में करता है, क्योंकि सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। अधिक क्रियाशील होने के कारण H2 क्या होता है की उपस्थिति होती है, ठीक है। अब इतना ही समझ लो कि यानी कि अधिक सक्रिय श्रेणी में यानी कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण अम्लों से H2O का विस्थापन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित, सक्रिय श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है स्थित है, अतः यह अम्ल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन उपस्थिति नहीं देगी। तो यानी कि इसमें सबसे सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉपर, यही वाला सही हो जाएगा, कॉपर, ठीक है। अगला है तांबे का अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट, मेलेकाइट, कार्नेलाइट या सीडेराइट। तो यहाँ पे देखिए मेलेकाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। क्यों होता है, देखिए तांबा Cu का अयस्क है ना, CuCO। अगले प्रश्न में यहाँ देखिए ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र ये होता है जिसमें सल्फर यानी कि कॉपर में सल्फर मिला होता है। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में Cu2S यही सही होगा, बाकी दूसरे ऑप्शन में दिया है Cu2O, तीसरे में दिया है CuFe2S2 और चौथे में दिया है CuCO3। तो इसमें देखिए ताम्र ग्लास Cu2S को कैल्बोसाइट, ठीक है, कैल्कोसाइड भी कहा जाता है, क्योंकि जो कि कॉपर का सल्फाइड अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क होता है, ठीक। यहाँ क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, तो क्लोराइड अयस्क का इसमें उदाहरण हार्न उदाहरण होता है। पे देखिए दिया है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए C3H8 होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन से होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन CH4 दिया है, C4H10 दिया है, C2H6 दिया है। तो ये प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H8 होता है। देखिए अगला प्रश्न है एल्काइन का सूत्र। तो एल्काइन के सूत्र में पहला ऑप्शन है C3H4, दूसरा ऑप्शन है C3H6, तीसरा ऑप्शन है C2H6, चौथे में दिया है C6H6। ये हो जाएगा C3H6, ठीक है। अतः C3H4 प्रोपाइन एक एल्काइन है, ठीक है। अगला देखिए C2H6 का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेन होता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला एथेन, ठीक है। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम हो, यहाँ पे देखिए ब्यूटेन क्रियात्मक समूह है। वही प्रश्न बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ पूरी किताब से। तो ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो ब्यूटेन का क्रियात्मक समूह जैसे कि नीचे संरचना पूरी बनी हुई है, तो यहाँ पे ब्यूटेन में कीटोन यानी कि सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यानी कि ये वाला, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम। तो यहाँ पे हो जाएगा एथेनॉल, मेथेनाइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इतना दिया है। तो इसका हो जाएगा एसिटिक अम्ल का क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल किसमें है, ये वाला, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है किस पर? परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु संयोजकता पर, या रासायनिक क्रियाशीलता पर। किस पे है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, परमाणु क्रमांक, क्योंकि मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात यह सिद्ध किया था कि परमाणु का आधारभूत गुण परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए, विकर्ण संबंध के तत्व हैं लिथियम बेरिलियम, या लिथियम मैग्नीशियम, या लिथियम सोडियम। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम। देखिए, लिथियम के गुण अपने से विकर्णता स्थिति Mg यानी कि मैग्नीशियम के गुणों के समान है, इस कारण लिथियम और मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? Na2 पहला ऑप्शन में दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है Al2O3। ठीक है, ऐसे रहेगा Al2O3, पूरा ऑप्शन अब नहीं पढ़ेंगे, अब वही ऑप्शन पढ़ा जाएगा जो सही है। ठीक है, Al2SE3। और देखिए 9वें में दिया गया अगले प्रश्न में, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा होता है? यहाँ पे डी सही होगा। P2O5 जल में घुलकर अम्ल का निर्माण करता है। यहाँ पे दिया है मुद्रा, यहाँ पे दिया है मुद्रा धातु है। मुद्रा धातु क्या है? ZnPbCu। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो गया कॉपर। कॉपर कौन सा है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कॉपर को मुद्रा धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग मुद्रा के निर्माण में किया जाता है। 4 धातुएं हैं BeNgSe, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं सी वाला ऑप्शन। ठीक है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की क्रियाशीलता, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है, क्या है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पो उत्सर्जन, या प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे देखिए कृमि रूप परिशेषिका का भाग है परिशेषिका का भाग है, तो यहाँ पे है बड़ी आंत, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ी आंत। ठीक है, देखिए, मनुष्य के हृदय में कोष्ठ यानी कि बेसमों की संख्या होती है, कितनी होती है? 1 2 3 4, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना होता है मानव हृदय में? यानी कि 4 बेसम होती हैं। ठीक है, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है। अगला, पल्मोनरी शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, कहाँ से? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 के बाद अगला यहाँ पे है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज शर्करा द्वारा होता है, यानी कि सुक्रोज शर्करा द्वारा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुक्रोज शर्करा। ठीक है, लीजिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, बोम्स संपुट भाग होता है, बोम्स संपुट भाग होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, यानी कि वृक्क नलिका का। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, वृक्क नलिका का। यकृत संश्लेषित करता है, यकृत संश्लेषित करता है, यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूरिया को संश्लेषित करता है यकृत। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो लैंगिक जनन ईस्ट में लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा? ईस्ट, तो डी वाला ऑप्शन से, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुकुलन पाया जाता है, मुकुलन यानी कि डी ऑप्शन हाइड्राड में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्राड में मुकुलन द्वारा पाया जाता है। यहाँ पे देखिए निषेचन, ठीक है, निषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन विशेष लवण है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ पे हो जाएगा आवृत बीजीय पादपों में होता है। ठीक है, आवृत बीजीय। अगला वाला ऑप्शन, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, सी, अंडाशय जो होता है निषेचन के बाद क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है, बीजांड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि फल, वही बीजांड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नर जनन अंगों से संबंधित है, तो नर जनन अंगों से संबंधित ए वाला ऑप्शन सही है, यानी कि प्रोटेस्ट ग्रंथियां नर जनन अंगों से संबंधित हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, शुक्रवाहिका नर जनन अंगों से संबंधित है। यहाँ पे आप देखिए, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, तो गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डीएनए से बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन दोनों से बने होते हैं गुणसूत्र। ठीक है,
डीएनए देखिए आरएनए भी दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और सी, तो ए भी और सी भी दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो केवल प्रोटीन्स के क्या बने होते हैं, सी वाले, यानी कि प्रायोन्स। यहाँ पे देखिए दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध, तो यहाँ एफ बराबर आर है और 2f बराबर आर, एफ बराबर 1/r, एफ बराबर 2r, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। देखिए 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो यहाँ r बचेगा, यानी कि 2 बराबर नहीं r बराबर 2f, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर r चाहे r बराबर 2। यहाँ पे आप देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। देखिए किस तरीके से लगाएंगे, दिया है फोकस दूरी यह बराबर 12 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या 2 गुणे फोकस दूरी, तो यहाँ 2 गुणे 12 दिया है, फोकस दूरी 12 दूना 24, तो इसका ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा 24, ठीक है। इस तरीके से सवाल हल करेंगे। और यहाँ पे दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी दिया है 2 गुणे यहाँ पे 20 दिया, 20 हो जाएगा, 20 दूना कितना होता है 40, तो फोकस दूरी गुणे यहाँ पे हो जाएगा 40। यहाँ पे देखिए अगला, यहाँ पे एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो यहाँ पे आप सूत्र यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसको याद कर लीजिएगा। फोकस दूरी एफ बराबर -r/2, ठीक है। अगर अवतल कहेगा तो यहाँ माइनस लगेगा, अगर उत्तल कहेगा तो यहाँ माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पे बस r के स्थान पे हम रख देंगे, क्योंकि हमको r पता है, यहाँ पे r बराबर 20, तो 20/2, 2 से काट दो, यहाँ आ जाएगा 10, माइनस लगा है तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो -10 सेंटीमीटर किसका सही है, डी वाला, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पे 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। मनुष्य की स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं कौन सा भाग होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रेटिना या दृढ़ पटल पर बनता है, ठीक है, रेटिना या दृढ़ पटल पर बनता है। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्वास्थ्य नेत्र की निकटतम दूरी, स्वास्थ्य आंखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है, तो स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, डी वाला ऑप्शन अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं, बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। देखिए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अवतल, ठीक है, अवतल निकट रहेगा तो अवतल, दूर रहेगा तो उत्तल, ठीक है। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ, रेटिना के पीछे बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेटिना के पीछे। देखिए यहाँ पे है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, लाल रंग में, बैगनी रंग में, पीले रंग में या हरे रंग में, तो सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी रंग में, ठीक है। यहाँ पे देखिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक सी वाला, कांच का अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए होता है, ठीक है, बैगनी रंग में ज्यादा होता है। देखिए एम्पियर में, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वैद्युत ऊर्जा का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला, यानी कि आवेश का, ठीक है, आवेश का, तो वैद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रश्न 2 तरीके से पूछा जाता है, एक धारा के परिमाण का मात्रक पूछता है, दूसरा पूछता है किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा का मात्रक, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि एम्पियर में जितनी वैद्युत धारा बहती है वो एम्पियर में बहती है, ठीक है, इसका फार्मूला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ प्रश्न है किलोवाट किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो किलोवाट किस भौतिक राशि का मात्रक है, ऊर्जा का, तो ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट, ठीक है। अगला है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य होता है एक, यानी कि 1.6 × 10⁻19 जूल के, ठीक है। एक अश्वास शक्ति बराबर होता है, एक अश्वास शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, जो कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। और यहाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये है, गॉस भी है, टेस्ला भी है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, कोयला एवं पेट्रोल, जो जीव के रिसाव से बनता है, ठीक है, जीवाश्म कोयला एवं कहलाता है। अगला यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है, क्या होता है, कोयला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा होने का कारण, तो यहाँ अम्लीय वर्षा होने का कारण जो है जीवाश्मी ईंधनों के जलने पर वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन व सल्फर के
ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, बी वाला अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। यहाँ है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण आवर्धन हमेशा कितना होता है, 1। समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण मनुष्य के हाथ तथा कुत्ते के अग्रपद, मनुष्य के दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, उपयुक्त में सभी। तो इसमें उपयुक्त में सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पे विकसित दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, तो यहाँ पे हो जाएगा चीन के विद्यार्थी से। किस, देखिए इसमें दे रहा है ऊपर दी गई अपक्रिया, यहाँ पे देखिए ऊपर दी गई अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया, यानी कि ये जो अपक्रिया दिया है ये किस प्रकार की अपक्रिया है। तो यहाँ Fe2O3 + 2Al अपक्रिया Al2O3 + 2Fe, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है या वियोजन अपक्रिया या द्विविस्थापन या विस्थापन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है, विस्थापन अपक्रिया है, क्योंकि देखिए इसमें से निकल कर Al2 में जा रहा है क्या, O3। ठीक है। और इसको अलग कर क्या दे रहा है, Fe को अलग कर दिया, Fe भी अलग हो जा रहा है, ये दोनों अलग हो जा रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि ये कौन सी अपक्रिया, विस्थापन। देखिए विस्थापन अपक्रिया, क्योंकि उपयुक्त अपक्रिया में अधिक क्रियाशील Al तथा Fe2O3 में से कम क्रियाशील Fe को विस्थापित करता है, यानी कि जो कमजोर हो जाता है उसको अलग कर दिया जाता है। वैसे भी तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसको अलग कर दिया है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।